हमारा चैप्टर चल रहा है, बुक सब्जेक्ट चल रहा था कंपनी लॉ का, ठीक है। कंपनी लॉ में जो हमारा चैप्टर था वो काइंड्स ऑफ कंपनीज चल रहा था। काइंड्स ऑफ कंपनी में हमने देखे कि कंपनीज को हम करीबन 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी 6 कैटेगरी के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा था बेसिस ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के बेसिस पे कि एक चार्टर्ड कंपनी जो कि एक कंट्री को रिप्रेजेंट करे या रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे कि अब वो कंपनीज नहीं है, जैसे कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी आपकी, ठीक। और फिर आपका स्टैट्यूटरी कंपनीज, वो कंपनीज जो एक एक्ट बना के बनाई जाती हैं, जैसे कि आपकी आरबीआई। आरबीआई बनाने के लिए आपको आरबीआई एक्ट 1934 बनाना पड़ा, एलआईसी एक्ट 1956 बनाना पड़ा, ठीक है। ऐसी कंपनीज को हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। और नेक्स्ट इनकॉर्पोरेटेड, ऐसी कंपनियां जो किसी एक्ट में रजिस्टर होती हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें कंपनी रजिस्टर हो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 है। इन एक्ट में जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उन्हें हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है बस वहीं तक आपकी लाइबिलिटी होती है। ये रिवाइज कर रहा हूँ, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था ये। लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कि इसमें शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और जब कंपनी बंद होने वाली होती है तो मेंबर्स ये गारंटी देते हैं कि वो पर्टिकुलर अमाउंट क्या करेंगे, अवेलेबल करवाएंगे उस समय। तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब आपने जितना पैसा लगाया है, कंपनी डूब रही है और पैसे की जरूरत है, तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या करनी पड़ती है? बेचनी पड़ती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड कर ली, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आप 3 कर लीजिएगा। एक तो आपका प्राइवेट कंपनी हो गया, दूसरा आपका पब्लिक कंपनी हो गया, और तीसरा आपका होता है वन मैन कंपनी, ठीक है ना। एक व्यक्ति ही पूरी कंपनी चला रहा होता है, ठीक। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पूरा डिटेल्ड में हमने पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में ही। और वन मैन कंपनी भी एक बंदा चलाता है, नॉट अ बिग इशू। फिर हम बात करते हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप, है ना। अब यहां से थोड़ा देखते हैं बेसिस ऑफ ओनरशिप की जब बात करते हैं तो कंपनीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक। अब जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करने का, तो गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर, ओहो कैप्स लॉक कौन है, अंडर सेक्शन 245, 245 of Companies Act 2013। जब हम गवर्नमेंट कंपनी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 245 में डिफाइन किया गया है। और कैसे डिफाइन किया गया है? ऐसी कोई भी कंपनी जो कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% या उससे अधिक की शेयर होल्डिंग, पेड अप कैपिटल, क्या बोलेंगे हम, पेड अप कैपिटल, चुकता अंश इसे कहा जाता है हिंदी में। कोई भी कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 51%, कितना, 51%, 51% या उससे ज्यादा पेड अप कैपिटल अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर किए, गवर्नमेंट ने रखे हैं, गवर्नमेंट ने क्या किया है, होल्ड करके रखा हुआ है, अपने पास रखा है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं बेटा? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक। फिर हम यहाँ पे गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे कि गवर्नमेंट होती क्या है, हम किसको गवर्नमेंट कहेंगे। गवर्नमेंट को देखो 3 तरीके से आप डिफाइन करेंगे। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल
गवर्नमेंट। नेक्स्ट हो जाती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड आपकी हो जाती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे बताएंगे कि जो 50% शेयर्स जो गवर्नमेंट लेगी, तो कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले 51% या उससे अधिक शेयर्स ले सकते किसी कंपनी में। स्टेट गवर्नमेंट अकेले 51% या उससे अधिक के शेयर्स ले सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलके 51% या उससे ज्यादा के शेयर्स ले सकते हैं। ठीक है ना? अब हम यहाँ पे अलग से गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में डिफाइन और करेंगे। उसके लिए हम कहेंगे रूल्स। रूल्स related with government companies। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, तो उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स भी होते हैं। वो रूल्स कौन से होते हैं पहले तो ये बता दें। गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 245, ऐसी कंपनी जिसके 51% या उससे अधिक के पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट ने एक्वायर किए, और गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके। क्योंकि अगर 4 नंबर में आपको लिखना रहेगा, समझ लीजिए 4 मार्क्स में अगर आ जाता है, तो केवल इतना लिख के तो छोड़ देंगे तो आधा पेज तक जाएगा, उससे काम नहीं होने वाला। यू रियली नीड टू एक्सटेंड योर राइटिंग टू मोर देन हाफ एन पेजेस। ठीक है ना? आधा पेज से ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इसमें एक और ऐड करेंगे, रूल्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड नियम क्या होते हैं, इससे रिलेटेड 2 नियम आप लिखेंगे। ठीक है ना? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है ना? पहला होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कि ऐसी कंपनीज में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। पहले तो ये समझ लिया ऑडिटर होता कौन है। ऑडिटर वो होता है जो किसी भी पैसे के लेन देन को चेक करता है कि क्या ये पैसे के लेन देन सही हुए हैं, है ना? उनको हम क्या कहते हैं? ऑडिटर कहते हैं। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर जो होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। कौन अपॉइंट करता है? आपके होते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है? ये कौन होते हैं? ये अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को। अब ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे कहते हैं? इसे अगर आप हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाएगा, इसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस तरह से लिखना बड़ा टफ हो जाता है। नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। या फाइनली आई रोट इट, है ना? ऑडिटर या कंट्रोलर, ऑडिटर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन होता है? कैग इसे कहा जाता है। ये जैसे गवर्नमेंट होते है, किसी भी देश की गवर्नमेंट होती है तो वो भी पैसे का ट्रांजैक्शन करती है। जैसे अभी रशिया से हमने राफेल फाइटर प्लेन्स परचेज किए, कुछ
राइफल्स हमने परचेज की, अमेरिका से चुनुक हेलीकॉप्टर हमने चुनुक हेलीकॉप्टर ऑर्डर किया, तो इन सब में पैसे का लेन देन होता है। तो गवर्नमेंट के पैसे के लेन देन का जो हिसाब रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन विच मैनेजेस द मनी ट्रांजैक्शन, कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द मनी ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी, उसे चेक करता है कि ये सही है कि गलत है। ऐसे संस्थान, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यही से सारा लेखा जोखा रखती है। जब ये आपका कोयला घोटाला आया था, है ना, ओलंपिक घोटाला आया था, राफेल का जो घोटाले आए, सॉरी, बोफोर्स के घोटाले आए थे पहले के, तो ये सारे घोटाले इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ही पता किए थे। ठीक है, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक, चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट होता है रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, या आप इसे कैसे कह दीजिए, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट यानी साल के अंत में आखिर पूरा हिसाब किताब रखा जाए ना, पूरे साल में कंपनी कैसे चली, कैसे नहीं चली है। तो वो एनुअल रिपोर्ट जो होता है, वो पार्लियामेंट, संसद में पेश किया जाता है। किसमें? पार्लियामेंट में, संसद में पेश किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका गवर्नमेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फिर क्या है? नॉन गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं? हर वो कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। समझ लीजिए 4 नंबर में आपको पूछ लिया नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? पहले लिखेंगे हर वो कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ऑल दोस कंपनीज व्हिच आर नॉट अ गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज द नॉन गवर्नमेंट कंपनी। फिर उसके बाद आप डिफाइन करेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं, जो मैंने अभी पहले आपको बताया। ओके, नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनिट। अब कंट्रोल की बेसिस पे कंपनीज दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं, एक होल्डिंग कंपनी कहलाती है, दूसरी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक कंपनी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डिसीजंस कौन लेता है, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कंट्रोल में है, तो आप उस कंपनी को क्या करेंगे? कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी तरह डिफाइन किया गया है कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर सकती है? अपॉइंट करने का, आधे से अधिक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का कंट्रोल रखती है, यानी कि उनके पास राइट होता है, अधिकार होता है। अब देखिए और डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। यानी कि ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा के शेयर्स होल्ड करते हैं, वो होल्डिंग कंपनी कहलाते हैं। और इसी के साथ वो डायरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं? ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। और जब ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। 4 मार्क्स में इसका क्या आता है? डिफरेंस आता है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में क्या बताइए? डिफरेंस बताइए। आइए ऊपर देख लेते हैं। ये रहा। हम्म, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्लिक कर लीजिएगा या वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? पहला तो बेसिस रहेगा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, 3 कॉलम बनाएंगे। बेसिस में क्या होगा? डेफिनेशन। कहा गया है कि होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा के शेयर्स रखती है। ठीक। और सब्सिडरी वो हो जाती है जिसके शेयर्स 50% से ज्यादा के शेयर कोई और रखा हो, तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाती है। सेक्शन के हिसाब से होल्डिंग कंपनी को सेक्शन 246 में डिफाइन किया गया है और सब्सिडरी कंपनी को सेक्शन 287 में डिफाइन किया गया है। कंट्रोलिंग पावर देख लीजिए। होल्डिंग कंपनी हैज अ कंट्रोलिंग पावर टू कंट्रोल द सब्सिडरी कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप होल्डिंग कंपनी है तो सब्सिडरी कंपनी कंपनी पे आपका क्या होता है? कंट्रोल होता है। और सब्सिडरी कंपनी के पास ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है ना।
जैसे घर में आपकी मम्मी क्या हो जाएंगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएंगी, और सब लोग क्या हो जाते हैं, सब्सिडरी कंपनीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, होल्डिंग कंपनी जो होती है उसे पेरेंट कंपनी कहा जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे गूगल हो गया, और गूगल की तरह और कोई कंपनीज हो गई, उसके पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट है। ठीक। और सब्सिडरी कंपनी जो होती है वो क्या कहलाती है, चाइल्ड कंपनी कहलाती है होल्डिंग कंपनी की। हिंदी में इसे कहेंगे बाल कंपनी। और होल्डिंग कंपनी को क्या कहा जाता है, मूल कंपनी कहा जाता है। ठीक। लास्ट, टाइप ऑफ बैलेंस शीट। देखिए होल्डिंग कंपनी का एक और एग्जांपल लीजिएगा, जैसे टाटा इंटरप्राइजेस है। टाटा इंटरप्राइजेस एक ब्रांड है, और उसके तहत कई कंपनियां चलती है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, टाटा बेवरेजेस, यानी ये सब जितने भी आपका कॉटन इंडस्ट्रीज हो गए, टाटा के कई कॉटन इंडस्ट्रीज भी हैं, और नमक से लेके काफी चीजें बनाते हैं। ठीक। तो ये सब क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। तो जब होल्डिंग कंपनी बनाएंगे तो इन सारी कंपनियों का बैलेंस शीट मिला के वो अपना एक बैलेंस शीट बनाएगा। तो इसीलिए उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सारे सब्सिडरी कंपनीज का बैलेंस शीट मिला के क्या करता है, बैलेंस शीट बनाता है, उसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सब्सिडरी कंपनी का अपना अकेले का बैलेंस शीट बनाएगा तो वो नॉर्मल बैलेंस शीट कहलाता है। ठीक है ना। मिश्र चिट्ठा कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है बेसिस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीयता के आधार पे कंपनियों का डिवाइडेशन। इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब इंडियन कंपनी किसे कहते हैं, दो तरीके से डिफाइन करेंगे। इनकॉर्पोरेशन यानी निगमन से। पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेशन यानी निगमन। हर वो कंपनी जिसका निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन किसी अपने देश के किसी एक्ट में होता है, तो उसे इंडियन कंपनी कहा जाता है। जैसे हमारा कोई एक्ट कौन सा है, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 हो गया। ठीक। तो देश में अगर कोई कंपनी हमारे देश में इनकॉर्पोरेट यानी निगमित होती है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, इंडियन कंपनी कहेंगे। और फॉरेन कंपनी किसे कहेंगे, ऐसी कंपनी जो विदेश में इनकॉर्पोरेट हुई हो यानी निगमित हुई हो, तो उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। ये पहला बेस हो गया। दूसरा होता है मैनेजमेंट। ठीक। मैनेजमेंट कहाँ पे है, कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट। अगर किसी कंपनी का कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत में हो रहा है, तो उसे इंडियन कंपनी कहेंगे। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल और मैनेजमेंट विदेश में हो रहा है यानी फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है, तो ऐसी कंपनी को फॉरेन कंपनी कहेंगे। ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे यानी इनकॉर्पोरेशन एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, दो पॉइंट पे हम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी को डिफाइन करेंगे। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे ये सब खत्म होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड काफी क्रिटिकल पॉइंट और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब उन्हें अलग से देख लेते हैं। देखिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए लिखा हुआ पॉइंट, डिफंक्ट कंपनी। कि डिफंक्ट कंपनी किसे कहा जाता है, इसे समझिएगा। ठीक है, के लिए पॉइंट नोट कीजिएगा, नीचे का मत उतारने लग जाइएगा। ठीक है। आइए देखते हैं डिफंक्ट कंपनी किसे कहते हैं। इसे डिफंक्ट कंपनी जो है, इसे हम हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय कंपनी।
डिफेक्ट कंपनी यानी निष्क्रिय कंपनी, इसे सेक्शन 248 में डिफाइन किया गया है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है ना। डिफंक्ट कंपनी या निष्क्रिय कंपनी हम उसे कहते हैं ऐसी कंपनी जो कि 1 साल यानी इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल यानी निगमित होने के 1 साल के अंदर अंदर अगर अपना बिजनेस नहीं शुरू कर रही है और रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि ये कंपनी का नाम, भाई नाम खत्म तो काम खत्म है, तो अगर उसका नाम हटा दिया जाने लायक है तो ऐसी कंपनी को डिफरेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है। इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल के अंदर अगर वो बिजनेस नहीं शुरू करती है और रजिस्ट्रार को ये लगता है कि ऐसी कंपनी का नाम इसका रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर देना चाहिए, तो ऐसी कंपनी को हम डिफंक्ट कंपनी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफंक्ट कंपनी के प्रोसीजर होते हैं। कैसे प्रोसीजर होते हैं? ऐसा नहीं कि बस अब जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं वो उठे न्यूज पे देखे कि 1 साल हो गया, बस तड़ से उठाओ कंपनी का नाम गायब रजिस्टर से, ऐसा नहीं होता है। एक रूल एंड रेगुलेशंस होता है जो कंपनीज एक्ट में डिफाइन किया गया है। वो रूल और रेगुलेशन क्या है? सबसे पहले तो आपके जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो क्या करेंगे, वो 14 दिन का एक नोटिस देंगे, 14 डेज का नोटिस देंगे, ठीक। एक नोटिस देंगे और अगर उस पे 14 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया आया, रजिस्ट्रार साहब ने नोटिस भेजा और उस नोटिस पे अगर 14 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं दे आएगा, तो फिर क्या कहेंगे रजिस्ट्रार साहब, फिर से एक क्या करेंगे, एक लेटर भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, ठीक। लेटर भेज दिया, पहले नोटिस भेजा, 14 दिन इंतजार किया, कुछ नहीं आया, तो फिर एक लेटर भेजा, है ना, कि आपकी कंपनी की कोई रिस्पांस नहीं आया है, आपके कंपनी के साथ क्या किया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो अब लेटर भेज दिया गया, अगर फिर से रिप्लाई नहीं आया तो वो कितने 1 महीने के लिए फिर से इंतजार करते हैं। 1 मंथ के लिए क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो फिर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं। रजिस्ट्रार क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, ऐड दे देते हैं, ऐसे कि एक इस नाम की कंपनी है, 1 साल हो गए बिजनेस नहीं स्टार्ट किया गया है, क्या इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, दे दिया एडवर्टीजमेंट। अब क्या होगा, अब वो फिर से 3 मंथ का इंतजार करेंगे। कितने मंथ का बेटा, 3 मंथ का, थ्री 3 मंथ्स का वो अब इंतजार करेगा। 3 मंथ के यानी एडवर्टीजमेंट देने के 3 मंथ के अंदर अंदर भी अगर उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो क्या करेंगे, अब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, कंपनी खत्म कर देंगे। आई बात समझ में? हाँ, ऐसे ही है। आप इसको एक नोट्स के तौर पे ऐसे देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अगर किसी को हिंदी में बेटा बता दिए, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर किसी को इंग्लिश में लिखने का है तो ये लिख लें। कॉपी और बुक में भी ना थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का दिया है, तो इसे आप क्लिक कर लें, मे बी आपके काम आ जाए। ये क्लिक कर लीजिए और फिर एक ये है आपका, है ना, इस पेज को कर लीजिए, हो जाएगा। अगर किसी को हिंदी में भी जरूरत होगी तो वो मुझसे मांग लेगा, मैं उसे हिंदी में अवेलेबल करवा दूंगा, मगर मैंने जो बताया है वही मेन है, ठीक है ना। आपको बुक नहीं छापनी बेटा, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और नोट्स मतलब कम शब्दों में मटेरियल आपको पता चल जाए कि टॉपिक का आइडिया है क्या, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गई हमारी डिफंक्ट कंपनी, ठीक। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना
नेक्स्ट पॉइंट है आपका इल्लीगल एसोसिएशन। ये अवैधानिक संघ किसे कहा जाता है? नीचे वाला मत उतारने लग जाइएगा अभी, ठीक है ना? हाँ, इल्लीगल एसोसिएशन, अवैधानिक संघ कहा किसे जाता है? बहुत आसान शब्दों में समझिएगा इसे। पहले तो बताया गया है कि इल्लीगल एसोसिएशन को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 464 में डिफाइन किया गया है कि ऐसी कंपनी जो ऐसा एसोसिएशन यानी संघ और पार्टनरशिप फर्म, एनी एसोसिएशन ऑफ पीपल और द पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप संघ, लोगों का संघ या पार्टनरशिप फर्म, अगर वो किसी भी कंपनी किसी भी एक्ट में रजिस्टर नहीं है, किसी भी एक्ट में रजिस्टर नहीं है मतलब न कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है, न पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर है, न बैंकिंग एक्ट 1949 में रजिस्टर है, ऐसी कंपनी को जो रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी एक्ट में, ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? इल्लीगल एसोसिएशन, मतलब कि अवैधानिक संघ कहते हैं। ठीक है, आपकी डिफिनेशन में इसको दिखा देता हूँ। हाँ बेटा देखिए, ये हिंदी में ऊपर है। मैं अपनी फोटो तो देख, मेरी फोटो, ये फोटो कहाँ रखूँ? हाँ यहाँ, ठीक है ना? क्लिक कर लीजिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि किसमें, ये देखो गोला मार रहा हूँ, 484 नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे 464 लिखना है हमें, ठीक है ना? गलती कर देते हैं सब। कि अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 484 में डिफाइन किया गया है कि दैट नो एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब लोगों का संघ, और द पार्टनरशिप शैल बी फॉर्म्ड, नहीं बनाई जा सकती है अगर जब तक उसे किसी कंपनी किसी भी एक्ट में रजिस्टर नहीं किया गया है, तो ऐसे एसोसिएशन या पार्टनरशिप फर्म को हम क्या कहते हैं? इल्लीगल एसोसिएशन कहते हैं, है ना? आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, अनरजिस्टर्ड कंपनीज कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद एक चीज देखिए, कहा गया, अब हम इसे 3 पॉइंट में डिफाइन करेंगे कि अंडर सेक्शन 464 में 3 चीजें बताई गई हैं। अगर इन 3 चीजों को की कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? या 3 कंडीशन का वायलेशन यानी उल्लंघन अगर होता है, तो ऐसी कंपनी को हम इल्लीगल एसोसिएशन कहेंगे, यानी अनरजिस्टर्ड कंपनीज। पहला समझिए, हर वो एसोसिएशन यानी लोगों का समूह जो कि 20 लोगों से अधिक है ना? 20 लोगों से अधिक है, और बैंकिंग बिजनेस है अगर, तो 10 लोग से अधिक है। ठीक, सामान्य ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 लोगों से अधिक अगर है, और बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है और 10 लोगों से उसमें अधिक है, तो ऐसी कंपनी अगर रजिस्टर नहीं है, तो हम उसे इल्लीगल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 20 से अधिक लोग हो गए, और बैंकिंग कंपनी उसमें 10 से अधिक लोग हो गए, और आपने अभी तक उसे रजिस्टर नहीं करवाया है, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? ऐसे एसोसिएशन ऑफ पीपल को हम कहेंगे इल्लीगल एसोसिएशन। ठीक है, हाँ, ये पहला पॉइंट। दूसरा और तीसरा देखिएगा, दूसरा, बिजनेस के पर्पस से वो लोग साथ में हो, वो जो लोग काम कर रहे हैं वो बिजनेस के पर्पस से कर रहे हैं। अब ये नहीं कि 4 लोग मिलके गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, 4 लोगों का समूह हो गया और कोई काम कर रहे हैं, तो उसे हम कह देंगे इल्लीगल है और ये इल्लीगल एसोसिएशन है। ऐसा नहीं, बिजनेस पर्पस होना चाहिए वहां पे, ठीक है ना? व्यवसाय चलाने का उद्देश्य। ठीक, तीसरा समझिएगा, और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। अब तीनों को देखिए कंबाइंड कीजिएगा, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 20 से अधिक लोग हैं, बिजनेस करने का पर्पस है और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मगर ऐसी एसोसिएशन किसी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसे हम इल्लीगल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगा, कॉल मी, मैसेज मी, आई विल बी देयर। आई विल नॉट बी देयर, कोरोना है, कहाँ कोई आएगा।
चलिए आगे अब देख लेते हैं कि अगर कोई एसोसिएशन इलीगल है तो उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना? साइड इफेक्ट्स आप इसे कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ द इलीगल एसोसिएशन। पहला, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हर एक बंदा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई भी काम होगा तो उस बंदे जो होंगे वो इंडिविजुअल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे उसके उत्तरदायी होंगे, ठीक है ना? दूसरा, फाइन ऑन द मेंबर, जो मेंबर्स होंगे हर मेंबर पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा जाएगा। तीसरा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आप देखिए, जब एक लीगल बिजनेस होता है, आप कंपनीज एक्ट में उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक? तो कहा जाता है सेपरेट एंटिटी, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है ना? इसीलिए अगर पैसा डूबता है तो कंपनी की प्रॉपर्टीज को बेच के पैसा दिया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं। आपने जितना बस पैसा लगाया बस वहीं तक, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है। तो जब इलीगल एसोसिएशन होता है तो ये मान कोई लीगल एंड सेपरेट एंटिटी होती है नहीं, बिजनेस और मालिक दोनों एक ही माने जाते हैं। यानी कुछ भी कांड हो जाएगा, कोई मामला हो जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा, तो हर उस मैटर में कंपनी अलग से कोई मैटर नहीं रखती, सारे मेंबर्स ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है ना? इसीलिए कहा है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है, रात है कीड़े पड़ जाते हैं आंख पे तो ईचिंग होने लग जाती है। नेक्स्ट, नो राइट टू sue। नो राइट टू sue का मतलब क्या होता है, अब अगर आपका खुद इलीगल है, किसी ने आपके साथ घोटाला कर दिया तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। आप क्या मुंह उठा के कोर्ट में जाएंगे, हमारा खुद का रिलेशन स्टेटस नहीं है, हम दूसरे पे कैसे स्टेटस पे उंगली उठाएं, है ना? तो अगर आप इलीगल एसोसिएशन है तो आप किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। देखिए, जब हम इनकम टैक्स बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे तो वहां पे ये देखा होता है, जब आपकी इनकम कैलकुलेट होती है तो सरकार अपनी तरफ से आपको कुछ छूट देती है ना? डिडक्शन उसे कहा जाता है, और वो डिडक्शन होते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक के होते हैं डिडक्शन, जिसमें सरकार छूट देती है। तो अगर आप इलीगल एसोसिएशन, आपको किसी भी तरीके का छूट नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो खत्म मत कर दीजिएगा, अभी एक पॉइंट है, इसमें लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। यानी कि सेक्शन 464 का रूल किन कंडीशन में या किन लोगों पे फॉलो नहीं होता है। दो पॉइंट है। पहला, अगर कोई बिजनेस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसी कोई संस्था जो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं है, मतलब समाज सेवी संस्था, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सेक्शन 464 का रूल नहीं लगता है, ठीक? एक्सेप्शन अपवाद में आता है। दूसरा पॉइंट एक्सेप्शन में जो आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभाजित हिंदू परिवार। ये क्या होता है भाई, जब कुछ फैमिली मिलके एक फैमिली बिजनेस करते हैं तो ऐसे फैमिली बिजनेस वालों को कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनके ऊपर भी सेक्शन 464 नहीं लगता है। तो अपवाद में 2 पॉइंट डाल देंगे, एक्सेप्शन यानी अपवाद लिखेंगे, 2 पॉइंट। पहला, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवी संस्था इसमें नहीं आएंगे। दूसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार इसमें नहीं आएगा। बस चैप्टर खत्म यहीं पे। पिछले की वीडियो से था कुछ चीजें जो कि मैंने स्टार्ट की थी, पिछले की वीडियो में थी, तो वो चीजें बस इंट्रोडक्शन दिया था, फिर आज की वीडियो में आगे पढ़ाया। ओके, बाय। इस समय के हिसाब से गुड नाइट।